नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। शाह फैज़ल के बारे में आज एक खबर आई कि वो वापस शायद आईएएस बनना चाहते हैं। उन्होंने जो रेजिग्नेशन दी थी वो शायद अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ। इस पर कंफर्मेशन नहीं है। बहुत लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि कुछ आईएएस लॉबी ने उन्हें लुभाया कि वो वापस आ सकते हैं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल करियर जो है लगभग ख़त्म हो चुका है। उन्होंने JNK पीपल्स मूवमेंट पार्टी करके एक पार्टी बनाई थी, उसके प्रेसिडेंटशिप से उन्होंने लगभग 10 महीने वो लगातार अभी रहे हैं हाउस अरेस्ट होके। तो उसके बाद उन्होंने उससे रेजिग्नेशन दे दिया, उससे भी त्यागपत्र। मतलब लग रहा है कि ये बंदा सिर्फ त्यागपत्र ही दे रहा है पूरे जीवन में। याद अगर हो तो शाह फैज़ल पहली बार चर्चा में आए थे कि वो 2010 के एग्ज़ाम में वो टॉपर थे, और कश्मीर के एक बंदे का टॉपर होना और कश्मीर के एक मुसलमान का भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का टॉपर होना एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मीनिंग रखता है, एक बहुत बड़ा प्रतीक है कि जिस कम्युनिटी को, मतलब मुस्लिम्स को हमेशा से बैकवर्ड, या इनफैक्ट वो सूचकांकों में, अगर धार्मिक और मजहबी सूचकांकों में आप देखेंगे तो एजुकेशन वाइज या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से तो वो काफ़ी नीचे पाए जाते हैं। तो ये एक सक्सेस स्टोरी थी। नॉर्मली ये भी देखा गया है कि पिछले 5-7 सालों में जहां 2.5% यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन रहता था, अब 5% हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है उस कम्युनिटी के लिए और शायद देश के एक फैब्रिक के लिए भी, कि उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है, जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं कोई कंसेशन मिल रहा है, अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, और यही होना भी चाहिए। इंडिया को इन्होंने रेपिस्तान कहा था और उस कारण भी ये चर्चा में आए थे। उसके बाद 2018 से ही ये बड़े वोकल हो गए थे कश्मीरी इश्यूज को लेके, मुद्दों को लेके। शाह फैज़ल ने कश्मीरियों की हत्या भारत सरकार कर रही है ऐसा मानते हुए और ऐसा कहते हुए, और 20 करोड़ मुसलमानों के साथ बड़ा ही अत्याचार हो रहा है इस देश में, इस बात को मुद्दा बनाते हुए 9 जनवरी 2019 को भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से, जो जम्मू एंड कश्मीर कैडर के अफसर थे, वहाँ से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र जो है उसके बारे में भी आजकल चर्चा हो रही है। आज जब उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट के पोस्ट से दिया है तो ये कहा जा रहा है कि शायद उनका रेजिग्नेशन जो है वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अगर ऐसी बात है, हम कोशिश कर रहे हैं ये कंफर्म करने की होम मिनिस्ट्री से कि वहाँ के सूत्र हमें बता सके कि क्या एक्चुअल में ऐसा है, या फिर कोई टेक्निकलिटी है, या कोई ऐसा कारण रहा हो जिसके कारण एक्सेप्ट नहीं हुआ, या फिर एक्सेप्ट ना होने की बात जो है वो झूठी है। जैसा भी हो, अगर उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो भारत सरकार से ये सवाल पूछना हमारा बनता है कि एक व्यक्ति जो घोषित तौर पर इंडियन स्टेट के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है, वो अपने आप को एक तरह से अलगाववादी मानने लगा हो, और भारतीय सेना जिन आतंकवादियों को मार रही है क्योंकि वो आतंकवादी हैं, उनके लिए सिंपैथाइज करता है, तो उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने में इतनी देर क्यों? अगर ये नहीं हुआ है और अगर हो गया है तो इस फेक न्यूज का उन्हें आके खंडन करना चाहिए। आपको संदर्भ के लिए बता रहा हूँ कि 2018 में पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा टेररिस्ट को भारतीय सेनाओं ने मार गिराया था। 257 उस साल का काउंट था, और उसके बाद 213 2017 में मारे गए थे, और 150 जो है 2016 में मारे गए थे। उसके बाद 2019 में भी 200 से ज़्यादा ही काउंट था, और अभी तक 2020 में जम्मू के जितने घोषित आतंकवादी थे जिन्होंने अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट किया था, उन सब का सफाया हो चुका है। और ये कदम भी ऑपरेशन ऑल आउट टाइप का सरकार को, भारतीय सेना को इसलिए लेना पड़ा क्योंकि जितने हमने रीच आउट प्रोग्राम्स किए थे, जितना भी हम, मतलब भारतीय सेना उन लोगों से मिलने की कोशिश कर रही थी, उनको एक इंक्लूसिव अप्रोच से देखना चाह रही थी, उनके लिए स्कूल्स खोल रही है, उनके लिए कोचिंग्स खोल रही है, लेकिन कुछ आतंकवादी जो हैं वो इसी तरह की विचित्र गतिविधियों में लिप्त पाए जा रहे थे, और वो हर शुक्रवार को पत्थर लेके खड़े हो रहे हैं गलियों में, और तमाम तरह के हेडेक्स जो है, सरदर्द प्रशासन के लिए, राष्ट्र के लिए। और जाहिर सी बात है कि जब आप पुलिस के ऊपर, पुलिस तक पे इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया था, पहले पुलिस पे नहीं करते थे, सिर्फ सेना के जवानों पे करते थे, तब जो है फिर लगने लगता है कि कितनी लंबी रस्सी जो है हमें इन्हें देनी चाहिए। तो इन्होंने 2019 में ही, आगे कुछ दिनों के बाद, ये अनाउंस कर दिया कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए, उनकी बातों को रखने के लिए और भारतीय मुसलमान को एक एक प्रतिनिधित्व देने के लिए वो जो है चुनाव में जाएंगे। और ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो शायद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे,
तो बाद में वो सारी अटकलें खारिज हो गई, उन्होंने अपना ही पॉलिटिकल आउटफिट लॉन्च कर दिया। उसके बाद कश्मीर का हो गया, अगस्त में जाके बाइफर्केशन हो गया और कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। तब इनका पॉलिटिकल करियर जो है शुरू होते ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं इन्फेंटिसाइड हो गया, कि तुरंत इन्फेंटिसाइड भी नहीं, भ्रूण हत्या एक तरह से कह सकते हैं, कि ज्यों ही इन्होंने शुरू किया और इन्हें लगा कि मैंने जो एक IAS वाला पोजीशन छोड़ा है और फिर लोगों के कान की बालियां जो है इन्हें मिल रही है डोनेशन में, काफ़ी मुसलमानों ने इनको मदद करने के लिए अपने तरफ से मतलब जितना हो सकता था उससे शायद कहीं बियॉन्ड जाके कश्मीरी कॉज और मुस्लिम कॉज के कारण इनको डोनेट करना शुरू किया। और अभी जब उनका ये डिसीजन आया है और ये स्पेकुलेशंस राइफ हैं कि ही कैन गो एंड रीजॉइन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तब ये मुसलमान बड़े चिंतित हो गए। कोई कोई तो अपनी बाली भी मांग रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं तो कौम के साथ गद्दारी है अगर तुम फिर से भारतीय राष्ट्र के साथ मिल जाओगे प्रशासनिक सेवाओं का हिस्सा बन के। कश्मीर का जब होता है 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, तभी ये आदमी 14 अगस्त को टर्की के लिए निकल रहा होता है। शायद उसे कहा जा रहा था कि ये उस इशू को इंटरनेशनलाइज करने के लिए जा रहा है और टर्की जो है एक तरह से अपने आप को, एर्दोआन जो वहाँ का चीफ है, तो वो जो है अपने आप को रहनुमा बनाना चाहता है पूरे इस्लामिक समुदाय का। और ऐसे में शाह फैजल का वहाँ जाना, ये लग रहा था कि ये वहाँ पे कुछ खुरपेंची करेगा, 3-5 वो कुछ कोई अच्छे पर्पस से तो वो वहाँ पे जा नहीं रहा था, तो उसको जो है डिटेन कर लिया गया था दिल्ली एयरपोर्ट पे। इसने अब जो है फाइनल आज की जो खबर है कि पार्टी पोजीशन गिव अप कर दिया और 10 महीने से ये होम क्वारंटाइन एक तरह से कह सकते हैं। और ऐसे लोगों को जो एक अलगाववादी वायरस से ग्रस्त रहते हैं उनके लिए क्वारंटाइन ही एक शायद मेरे हिसाब से उचित शब्द है। तो फाइनली बोर हो गया होगा आदमी, उसे लगा होगा कि अब पार्टी का तो कोई मतलब नहीं है, चला गया। और जिस पार्टी के लिए या पार्टी फॉर्मेशन की इनकी जो शर्तें थी, जो ये मैनिफेस्टो एक तरह से कह सकते हैं अघोषित मैनिफेस्टो की, ये क्या क्या काम करेंगे, इनके हिसाब से कश्मीरियों को स्ट्रिप कर दिया गया, मतलब स्टेटहुड जो है छीन लिया गया। तो एक तरह से वो नग्न हो गए, उनकी पहचान खो गई। पहचान कश्मीर की आज नहीं खोई है, पहचान कश्मीर की तब से खोई है जब से मुसलमानों ने, और ये बात मतलब हमेशा ये पलायन और ये सब छोटे छोटे शब्दों में भुला दिया जाता है, नहीं, मुसलमानों ने 100% हिंदू और बौद्ध पॉपुलेशन को कलिंग की है। जैसे बर्ड फ्लू हो जाता है ना तो मुर्गों को काटा जाता है लगातार, तो उसी तरह हिंदुओं को बुचर किया है इन्होंने। और वहाँ से अब स्थिति ये आ गई है कि भारतीय हिंदुओं का प्रतिशत कश्मीर में जो है वो 2% तक जाकर सिमट गया है। तो ऐसे में तुम किस कश्मीरी पहचान की बात कर रहे हो? तुमने पहले तो वहाँ हिंदुओं को बसाना चाहिए और मुसलमानों को निकालो। अगर तुम एक्चुअल में कश्मीर, क्योंकि कश्यप ऋषि के नाम से बना है, बारामूला की पहाड़ी को काट के बनाया गया था, वहाँ पानी आया था, उसके बाद जो है कश्मीर नाम पड़ा था। तो हमें कश्मीर वापस करो, हिंदुओं का कश्मीर वापस करो। और जितने नरसंहार किए थे उसके लिए जितने मिनट जीवित हो इस धरती पे, हर मिनट हर सेकंड जो है दुआ करो और अल्लाह से माफ़ी मांगो। कि कहता है ना तुम्हारे कुरान में है कि एक मानव की हत्या जो पूरे मानवता की हत्या है। तो तुम सोचो कि तुम्हारे कश्मीरी मुसलमानों ने कितनी बार मानवता की हत्या की है। रालेव गालेव चालेव, याद होगा कश्मीर में 1989 में माइक पे क्या बोला जा रहा था कि पुरुषों को जाने दो, महिलाओं और बच्चियों को पकड़ के रखो। ये खुल्लम खुल्ला अनाउंस हो रहा था। ये क्या कश्मीर है? यही कश्मीर तुम पाना चाहते हो ना, इसी आइडेंटिटी को लेना चाह रहे थे और उसी में फिर 5 अगस्त का पचड़ा हो गया और हो गई झंड तुम्हारी। तो अब तुम्हारे लिए कुछ कहने को बचा नहीं है, तो इसलिए अब जो है हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सेप्ट नहीं हुआ, और ये भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रोल कर दे कि जब कहने जाए कि नहीं हमको ले लो तो कह दे नहीं हमने एक्सेप्ट कर लिया है। ये भी संभव है, इस तरह की चीज़ें भी संभव है। और जहाँ तक ये बात कह रहा है कि कश्मीरियों के लिए कुछ हो नहीं रहा था, कश्मीरियों के लिए बहुत कुछ अब हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। वाल्मीकि सिख समुदाय के लोगों को वहाँ बसा दिया गया था और उनके बच्चे सिवाय उसी काम के जो अमानवीय है, मैला ढोने के काम के या सफाई करने के काम के, मतलब उसको एजुकेशन भी वहाँ के स्कूल में नहीं मिल सकती थी उनके बच्चों को। वो ज़मीन नहीं खरीद सकता है, इसलिए उसका परिवार अगर बढ़ रहा है तो वर्टिकली ही
फ्लोर बाय फ्लोर जो है बढ़ेगा, वो हॉरिजॉन्टल भी एक्सपैंड नहीं कर सकता है। वहाँ के दलितों का हाल जाके देखो, तुम किस कश्मीरी आइडेंटिटी की बात करें, कौन सा सुधार लाने की बात करें। सुधार तो अब आ रहा है कि दो पाकल में और कीरू हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे शुरू हुआ है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति मिली है और उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। तुमको रामबाग फ्लाईओवर है, अखनूर रोड है, चेन्नई सुध महादेव रोड है, मेट्रो ट्रांजिट सिस्टम वहाँ पे शुरू होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में। दलितों को बेहतर जीवन मिल रहा है, वो जो है अब compete कर रहे हैं, वो पढ़ लिख रहे हैं और वो नौकरियां पा रहे हैं और वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वही दलित जिनके नाम पे ये भीम मीम की नौटंकी जो है बीच बीच में करते रहते हो। पंचायतों को स्ट्रॉन्ग किया गया है ताकि लोगों का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन मिले, और उन पंचायत के सरपंचों की हत्या जो है आए दिन इसी कश्मीरी मुस्लिम आइडेंटिटी वाले जो लोग करते रहते हैं। तो इनका जवाब कौन देगा? शाह फैजल। ये जो, तो जब ये लोग कश्मीरियों की बात करने की कोशिश करते हैं तो अंततः होता यही है कि तुम कश्मीरियों की नहीं, अपना जो है, जैसे 3 परिवार कश्मीर में किए हुए थे तो तुम्हें लगा कि बड़ा लुक्रेटिव जॉब है, मतलब मुसलमान तो तुमको देगा ही, फंड देगा, वो कान का बाली बेच के दे ही रहे हैं लोग जो तुम अपने ट्विटर पे डालते रहते हो। ऊपर से पाकिस्तान और ISI ये सब भी कश्मीरी सेपरेटिस्ट को फंड करता ही रहा है। नमाज के बाद 500-500 रुपये पकड़ा देते हो। और मतलब आप सोचिए कि कोई आदमी अपने अल्लाह को पूजा पाठ करके, पूजा पाठ नहीं जो भी है, नमाज पढ़ के बाहर से, मतलब एक मजहबी कृत्य है, वहाँ से निकल रहा है और हाथ में पत्थर लेके निकल रहा है। ये कभी समझ ही में नहीं आता है कि मस्जिद में शांति के लिए लोग जाएंगे। मतलब पूजा पाठ और धर्मों में जो होता है उसका पर्पस यही होता है कि हम भगवान से, गॉड से, जीसस से, अल्लाह से अपनी बेहतरी की दुआ मांगते हैं। और तुम कैसी बेहतरी की दुआ मांगते हो कि मस्जिदों से निकलते हो और बच्चों को पत्थर, जो बच्चे जानते तक नहीं है कि ये पत्थर उनके हाथ में क्यों है, ये क्यों किसी के ऊपर फेंक देंगे, जिन्हें वो जानते नहीं, न नॉलेज है इनको, न कंटेक्स्ट है, संदर्भ नहीं पता है, फिर भी किसी मुल्ले ने, किसी मौलवी ने हाथ में पत्थर दे दिया तो वो बच्चा जो है लेके खड़ा हो जाता है और वही बच्चा बाद में पैलेट गन्स का शिकार बनता है। उसके आंख में हो सकता है गोली लग जाए, लेकिन वहाँ पे पुलिस या आर्मी क्या करेगी? तुम जब बच्चों को लाइन ऑफ डिफेंस की तरह यूज करने लगते हो, देन दे हैव नो एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट बट टू शूट एट यू विथ पैलेट गन ऑफ कोर्स। तो ये सारी बात, इन सारी बातों को देखते हुए शाह फैजल जैसे लोगों को अब लगने लगा कि कोई पर्पस रह नहीं गया। तुम्हें कश्मीरी मुसलमानों के लिए लड़ना था तो लड़ो भाई, क्यों भाग रहे हो उससे? लड़ो और आजीवन लड़ो, तब हमें पता चलेगा कि नहीं एक्चुअली तुम कंसर्न थे। तुम भाग रहे हो, रणछोर हो एक तरह से। वैसे रणछोर नहीं बोलना चाहिए, कृष्ण जी का एक नाम है। रणछोर तो नहीं हो, भगौरे हो, एस्केपिस्ट हो, डरपोक हो, फट्टू हो, कायर हो। ये सारे शब्द जो है शाह फैजल के लिए, मतलब संदर्भ जिस तरह का आ रहा है उसमें बोला जा सकता है। टेररिस्ट से जम्मू कश्मीर लगभग फ्री हो चुका है, और हो न हो यही कि अब तुम्हारा टेररिस्ट का भी सपोर्ट बेस जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग पे भारत सरकार ने काफ़ी हद तक शिकंजा लगा दिया है। और दूसरी बात, जो तुम्हारे हमेशा के सपोर्टर थे ना, वो चीन से 1 अरब लेते हैं और सऊदी को 1 अरब चुकाते हैं, $1 अरब। मतलब भिखमंगे ऐसे हैं कि टिड्डियों में प्रोटीन खोज रहे हैं और टिड्डी बिरयानी बना रहे हैं। तुम्हारे बाप, तुम्हारे चाचा, फूफा, मौसा, जो भी पाकिस्तान को मानते हो। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यही लगता है कि एक हारा हुआ आदमी, एक एस्केपिस्ट आदमी जिसके पास और कुछ कहने को नहीं था, तो उस वक्त हीरो बनने के लिए वो आगे बढ़ तो जाता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि व्हाट द हेल ही इज़ गेटिंग इनटू। इस पे और भी खबर आएगी तो हम आप तक लाते रहेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।